अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के, दैट इज़ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको अरुंधति रॉय ने लिखा है। अब ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्या है, टाइटल की सिग्निफिकेंस देखें तो स्मॉल थिंग्स रेफर्स टू स्मॉल क्रिएचर एंड द गॉड मतलब उनका हम कह सकते हैं लीडर। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन के अंदर जो कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है, जिसमें अनटचेबल आते हैं, यानी बहुत ही लोअर तकबे के लोग जो है ना, बहुत ही लोएस्ट रैंक से बिलोंग करने वाले लोग, उनकी बात की जा रही है। तो ये अनटचेबल सिंबलाइज कर रहा है स्मॉल थिंग्स को। और द गॉड इनमें जो है वो वेलुदा का करेक्टर है। वेलुदा क्यों? क्योंकि अनटचेबल में ये वाहिद वेलुदा था जिसने अपने जो कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट ट्रबल किया। इवन के लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहा था, फिर भी इसने जो अपर क्लास की विमेन थी अम्मू, उसके साथ रिलेशनशिप में रहा, उसके साथ इसने अपनी बॉन्डिंग की। और इवन के ये लोअर कास्ट से बिलोंग होने के बावजूद इसने अपनी कास्ट के लिए, अपनी क्लास के लिए स्टैंड किया। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट को लेके चल रहा था। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो थी वो इक्वालिटी की बात कर रही थी उस टाइम पे, यानी कि जो भी लोअर क्लास के लोग हैं या एलीट क्लास के लोग हैं, दे ऑल आर इक्वल, दे मस्ट हैव इक्वल राइट्स। ठीक है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रेफर कर रहा है बेलूदा के करेक्टर को। बेलूदा का जो करेक्टर है यहाँ पे वो एक परावान था, यानी कि अनटचेबल, और स्मॉल यानी कि इनसिग्निफिकेंट है। कोई भी हीरोइक एक्ट नहीं दिखाया गया यहाँ पे। फर्दर ये अम्मू थी, अम्मू का करेक्टर इसमें हम देखेंगे। अम्मू है जो वेलुदा को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कंसीडर करती है, और अम्मू ने ही वेलुदा के लिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का जो फ्रेज है वो बोला था चैप्टर के अंदर। और जो प्रॉपर कोटेशन है दैट इज द गॉड ऑफ लॉस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ही लेफ्ट नो फुटप्रिंट्स इन सैंड, नो रिपल्स इन वाटर, नो इमेज इन मिरर्स। ठीक है, ये प्रॉपर कोटेशन है जो कि वेलुदा के अबाउट रिमार्क्स हैं गिवन बाय अम्मू और द राइटर अरुंधति रॉय इटसेल्फ। ठीक है, ये टाइटल की सिग्निफिकेंस क्लियर होगी आपको कि टाइटल में बेसिकली एक लोअर रैंक से बिलोंग करने वाला एक अनटचेबल, एक परावान वेलुदा को इंडिकेशन दी गई, उसकी बात की गई, जिसने कोई भी हीरोइक वॉर, कोई भी फाइट्स, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। लेकिन स्मॉल थिंग्स यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं छोटे चिल्ड्रन को भी, क्योंकि जो जितने बच्चे थे वो वेलुदा को बहुत आइडलाइज करते थे। ऐस्था हो गया, राहेल हो गया, और इसके अलावा मार्गरेट, ये सब ना बहुत आइडलाइज करते थे सोफी मॉल। ये आइडलाइज करते थे वेलुदा को, मार्गरेट नहीं सोफी मॉल है। ठीक है, सोफी मॉल, राहेल एंड एस्था, ये बच्चे आइडलाइज करते थे वेलुदा को, वो अपने इसको गॉड कंसिडर करते थे। और वेलुदा भी उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता था, उनका दोस्त बन के, उनका टीचर बन के उनके साथ खेलता था, टॉयज बनाता था उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल थिंग हम कह सकते हैं छोटे बच्चे भी हैं, और स्मॉल थिंग छोटी कास्ट भी है। और द गॉड जो यहाँ पे रेफर कर रहा है वेलुदा को ही, और स्मॉल थिंग उसकी कास्ट को भी रेफर कर रहा है, उसके जो लाइक सराउंडिंग में जो उसके पीपल हैं उनको भी रेफर कर रहा है। ठीक, और लोअर क्लास को भी रेफर कर रहा है। टाइटल इटसेल्फ जो वो मार्क्सिज्म की इंडिकेशन भी दे रहा है, यानी कि लोअर एंड हायर क्लास की बात की जाएगी थ्रू एंड थ्रू नॉवल के अंदर। और नॉवल में जो इम्पोर्टेंट थीम है दैट इज फॉरबिडन लव। फॉरबिडन लव कैसे? अम्मू एंड वेलुदा, इनका लव, फॉरबिडन लव कहते हैं वो चीज़ जो कि सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, एक हायर रैंक की लड़की का छोटे से रैंक की लड़की के साथ जो मोहब्बत का रिश्ता है दैट इज फॉरबिडन लव। एंड देन एस्था एंड राहिल, ये दोनों बहन भाई हैं, ट्विन्स हैं। ठीक है, और ये भी आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉरबिडन इन द सोसाइटी। इसमें फेमिनिज्म का जो थीम है वो भी बहुत डोमिनेंट है कि मेल भी फीमेल को एक्सप्लॉइट करें, जैसे कि पापाची मारता था ममाची को। इसके अलावा अम्मू की शादी बाबा से हुई थी, बाबा ने एक्सप्लॉइट किया, मार्जिनलाइज किया अम्मू को, इवन के उसको अपने बॉस की प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए फोर्स किया। ठीक है, अम्मू भी मार खा खू के वापस आ गई। पापाची अम्मू को भी मारता था, अम्मू जो है वो पापाची की बेटी है। ठीक है,
ये आहिस्ता आहिस्ता करेक्टर आपको स्टोरी में पता लगते जाएंगे। एंड देन फीमेल भी फीमेल को एक्सप्लॉइट कर रही है, मार्जिनलाइज कर रही है, जैसे कि बेबी को चम्मा। अब बेबी को चम्मा जो है बेसिकली ये पापाची की सिस्टर हैं, ठीक है। बेबी को चम्मा फुप्पो लगी इस हिसाब से अम्मू की, वो अम्मू को भी मारती थी, अम्मू को भी उसने एक्सप्लॉइट किया, उसने मामाची को भी एक्सप्लॉइट किया, मार्जिनलाइज किया। तो ये फेमिनिज्म बहुत डोमिनेंट है इस पूरी स्टोरी के अंदर। इसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब भी थीम चलने वाले हैं इसमें। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम है, क्लास सिस्टम दिखाया जाएगा। और इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल बात की जाए आइडेंटिटी की, राहल एंड आयस्ता की बात की जाए, तो ये दोनों बहन भाई, इनके जो फादर थे वो क्रिश्चियन थे, सॉरी इंडियन थे, और जो मदर थी वो क्रिश्चियन थी। तो ये भी हाफ क्रिश्चियन और हाफ इंडियन चाइल्ड थे। और ऐसे बहुत से करेक्टर्स हम देखेंगे स्टोरी के अंदर। एनी हाउ हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं दो करेक्टर, एक पापाची, ठीक है, और दूसरा बेबी को चम्मा। ये बेबी को चम्मा और पापा जी थ्रू एंड थ्रू स्टोरी के अंदर रिजिड करेक्टर रहेंगे। रिजिड कहते हैं फ्लैट करेक्टर को, जो कि स्टोरी के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, स्टार्टिंग में जो थे वही एंड तक रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया फेमिनिज्म डोमिनेंट है, तो अथॉरिटी की बात की जाएगी, और अथॉरिटी किसके पास है? मेल करेक्टर्स के पास है। अब जो स्टोरी है जब वो स्टार्ट होती है तो स्टोरी का कोई भी लीनियर प्लॉट नहीं है, यानी कि स्टोरी सीक्वेंस के साथ नहीं चल रही। स्टोरी जो है वो पार्ट्स में लिखी गई है, फोरशैडोइंग की टेक्निक यूज़ की गई है इसके अंदर, मेमोरीज की फॉर्म में लिखी गई है स्टोरी, फ्रेगमेंट्री मैनर में लिखी गई है, यानी कि कभी इवेंट्स आगे जा रहे हैं, कभी इवेंट्स पीछे आ रहे हैं। और जो सीक्वेंस है वो 1969 से 1993, ठीक है, इस ड्यूरेशन के अंदर जो स्टोरी है वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। सेटिंग इसके अंदर एम केराला है, और यहाँ पे जो फैमिली दिखाई गई है वो सीरियन क्रिश्चियन आयब फैमिली दिखाई गई हुई है, जो कि लैंड ओनिंग फैमिली है, वेल्दी फैमिली है, और ये इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। एम एक टाउन है केरला के अंदर जो कि इंडिया में मौजूद है। और मैंने बताया आपको स्टोरी 1969 से 1993 की ड्यूरेशन में घूम रही है। ज़्यादातर स्टोरी में जो टाइम पीरियड दिखाया गया वो 1969 का ही दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे 7 ईयर ओल्ड दो ट्विंस हैं, एस्था एंड राहिल, जो अपनी मदर अम्मू के साथ रहते हैं, अपनी ग्रैंडमदर ममाची के साथ रहते हैं, अपने अंकल चक्कू के साथ, और अपनी ग्रेट आंट बेबी को चम्मा के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैंने बताना है आपको, पापाची मामाची ये हस्बैंड वाइफ है। पापाची मामाची के जो बच्चे हैं वो है अम्मू और चक्कू, ठीक है। चक्कू और अम्मू ये दोनों बच्चे हैं पापाची और मामाची के। आगे से जो अम्मू है इसके बच्चे हैं राहिल एंड एस्था, ठीक है, ये दो बच्चे हैं अम्मू के। आगे हम स्टोरी में देखिए चक्कू जो है ना उसकी बेटी है सोफी मोल, ठीक है, ये चक्कू की बेटी है। क्लियर इतनी स्टोरी आपको? और बची बेबी को चम्मा। बेबी को चम्मा जो है ये पापा जी की सिस्टर है, पापा जी की, ठीक है। क्लियर हो गया? बात की पापा जी मामा जी का आपस में रिश्ता है, अम्मू और बाबा हम देखेंगे इनका रिश्ता है। अम्मू और बाबा के दो बच्चे हैं राहल एंड एस्था। और चक्कू और मार्गरेट इनका रिश्ता होगा, चक्कू और मार्गरेट की बेटी है सोफी। अब ये जो पापा जी है ना, पापा जी बहुत ही अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। इन्होंने मम्मा जी को बहुत मारा, बहुत दफा जुल्म किया इनके ऊपर, ठीक है। अब मामा जी और पापा जी की जो बेटी थी अम्मू, वो ये देख के बहुत डरती थी कि पापा जी कितना मारते मामा जी को, पापा जी तो बहुत ही जुल्म करते हैं। और पापा जी अम्मू को भी मार दिया करते थे। अम्मू ये सारा सिस्टम देखते हुए एक दिन घर से भाग जाती है, और जो भाग जाती है तो इसकी शादी बाबा से होती है। अब स्टोरी जो है वो चाइल्ड पर्सपेक्टिव से नरेट की जा रही है, थर्ड पर्सन नरेशन है,
और मोस्टली जो स्टोरी है वो राहेल के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि राहेल एक छोटा करेक्टर है, लाइक 7 इयर्स की गर्ल है, और वो गर्ल जो है, अब वो जो नरेशन कर रही है, तो जो उस लड़की के रिश्ते हैं, जैसे कि बाबा अम्मू, ये माँ बाप हो गए उसके, पापाची ममाची दादा दादी हो गए उसके, बेबी कुचम्मा उसकी पुप्पो हो गई। तो जो नाम लिए जाते हैं, जो रिश्तों के ताल्लुक है ना, वो इसलिए उस नरेशन से की गई है, यानी कि अम्मू का कोई नेम नहीं बताया यहाँ पे, बाबा का कोई नेम नहीं यहाँ पे बताया। तो इसलिए राहेल जो है नरेशन वैसे करी जैसे वो देख रही है, और इसलिए वो किसी के नेम नहीं ले रही, क्योंकि वो खुद एक छोटी बच्ची है, और बच्ची होने की बेस पे वो बाबा को बाबा, अम्मू को अम्मू कह रही है। तो स्टोरी में जो करेक्टर है हमारे पास इम्पोर्टेंट, ममाची का है, अम्मू का है, उनके अंकल चक्कू का है, उनकी ग्रेट आंट बेबी कुचम्मा का है। क्लियर। अब बैक टू 1969, क्या हुआ। जो ममाची हैं उनकी शादी पपाची से हुई। पपाची जो है वो एक इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे। एंटोमोलॉजिस्ट मतलब जो परिंदे होते हैं, हशरात होते हैं, उनकी जो स्टडी करने वाला। ठीक है, अब ये करते थे, इन्होंने ना बहुत ही ज्यादा क्रूअली, बहुत जबरदस्त मामाजी को मारा। ठीक है, बहुत मारा करते थे ये। और यहाँ पे हम कह सकते कि जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि जो अरुंधति रॉय हैं, उनकी मदर थी, उनकी मदर को भी उनके फादर बहुत मारा करते थे, और ये चीज़ अरुंधति रॉय देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, और उसी इवेंट को यहाँ पे पापा जी और मामा जी के फॉर्म में ऐड किया गया है। एनी हाउ 1969 में पापा जी की डेथ हो जाती है, मामा जी जो है वो ब्लाइंड हो जाती हैं। अब स्टोरी में हम देखते हैं कि जो ममाची है ना, उनके घर के पास एक रिवर होता है, मीनाचल रिवर। वहां पे उनकी पिकल फैक्ट्री होती है। ठीक है, उसका नाम है पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्वर्स। वहां पे वो काम करती हैं, और बेबी कचम्मा बड़ा जेलस फील करती हैं इस ओल्ड वुमेन से। अब बेबी कुचम्मा की भी एक स्टोरी है। बेबी कुचम्मा को एक क्रिश्चियन प्रीस्ट पसंद आ गया था, और बेबी कुचम्मा ने उस क्रिश्चियन प्रीस्ट से शादी की खातिर रोमन कैथोलिसिज्म को भी एक्सेप्ट कर लिया था, और उस प्रीस्ट का नाम फादर मॉलिगन था, FATHER, फादर MOLIGAN। ठीक है, ये नेम था, लेकिन इसको इसकी मोहब्बत मिल नहीं पाई। अब इसको इसकी मोहब्बत नहीं मिल पाई, तो उस बेस पे क्या हुआ, बेबी कुचम्मा बिटर हो गई। इनका पास्ट एक्सपीरियंस बिटर था, इसलिए ये बिटर हो गई। और एक बता रही हूँ बात आपको कि मोस्टली क्या होता है कि जो चीज़ आपको ना मिल पाए और वो किसी और को मिल जाए, ये एक सोसाइटी की इविल थिंग में से एक है, कि जो चीज़ आपको ना मिल पाए किसी दूसरे को मिल जाए, तो आप उसको देख के जल रहे होते हो। ठीक है, जेलसी इसको कहते हैं। या एक और पॉइंट आता है जो सोसाइटी के इविलनेस में से अगेन एक हो रहा है, कि जब आप खुद पेन में होते हो तो दूसरों को पेन में देख के मजा आता है। तो क्योंकि खुद बेबी को चम्मा का पास्ट जो है वो बिटर रहा है, इसका भी पास्ट लाइक काइंड ऑफ मार्जिनलाइज्ड पास्ट रहा है, इसका जो पास्ट एक्सपीरियंस था, खुद ये पेन में रही थी, तो अब इसको दूसरों को पेन दे के, दूसरों को टॉर्चर करके, दूसरों को मैनिपुलेट करके मजा आता था। तो बेबी कुसुमा बेसिकली एक मैनिपुलेटर का रोल अदा करती हैं, और वो क्या करती हैं, जो भी सिचुएशन उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है ना, उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही मोल्ड करती हैं। ठीक है, अपने खुद के इंटरेस्ट की खातिर वो सिचुएशन को चेंज कर देती हैं, जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही करती हैं। और एडिशनली मैं यहाँ पे आपको अम्मू का भी बता दूं, कि जैसा कि मैंने बताया पापा जी मम्मा जी को बहुत मारता था, पापा जी अम्मू को भी मारता था। अम्मू जो है एक फ्रीडम वाली, एक लिबर्टी वाली लाइफ चाहती थी, तो एक दिन अम्मू अपना घर छोड़ के भाग जाती है। अम्मू दिल्ली एमएनएम को छोड़ के, यानी कि इंडिया में जहाँ पे वो रह रही थी, उस जगह को छोड़ के कोलकाता चले जाती है, जहाँ पे इसकी शादी बाबा से होती है। ठीक, अब वो जब बाबा के साथ शादी करती है, तो उसे पता लगता है बाबा जो है वो एक अल्कोहलिक पर्सन है। बाबा भी अम्मू को बहुत मारता है, और बाबा जो है फॉर द सेक ऑफ हिज प्रमोशन, अपनी प्रमोशन की खातिर, अच्छी इनकम की खातिर, फोर्स करता है अम्मू को कि वो इसके बॉस को साथ
जो है टाइम स्पेंड करे, इसके बॉस को सीड्यूस करे, ठीक है। तो अब अम्मू जो है ये चीज़ परमिशन नहीं देती कि मैं क्यों इसके बॉस के साथ टाइम स्पेंड करूं। अम्मू अपनी जान बचाते बचाते वहां से भाग जाती है अगेन, और भाग के दोबारा अपनी फैमिली के पास ही आ जाती है। और जब वो आते तो उसके दो बच्चे होते हैं, एक राहिल और एक एस्था। राहिल जो है इसकी बेटी है और एस्था जो है इसका बेटा है। ऑन द अदर हैंड चक्कू, जो कि मम्माची एंड पापाजी का बेटा था, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता है, यानी कि वो फॉरेन कंट्री में गया है। वहाँ पे वो एक लड़की मार्गरेट को चम्मा से मिलता है, ठीक है, जो कि एक इंग्लिश वुमेन थी, उसको पसंद आ जाती है। चक्कू और मार्गरेट को चम्मा दोनों शादी हो जाती है, इनकी इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम ये सोफी मॉल रखते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, मार्गरेट को जो JOE जो नेम का एक पर्सन पसंद आ जाता है, जिसकी खातिर मार्गरेट चक्कू को छोड़ देती है, ठीक है। अब क्या हुआ, चक्कू की और मार्गरेट की डिवोर्स हो गई, दोनों सेपरेट हो गए। चक्कू वापस आ चुका था M&M में, और M&M में आके उसने पिकल फैक्ट्री को संभालना शुरू कर दिया था। और इसी टाइम पे जो M&M है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी, जिनका स्लोगन था कि वो जितने भी इंफीरियर रैंक के लोग हों या सुपीरियर रैंक के लोग हों, सबके सब इक्वल हैं, सबको इक्वल राइट दिए जाएं, ठीक है। और जितने भी ये लैंडलॉर्ड से बिलोंग करने वाले लोग थे, यानी कि जो एलीट क्लास के लोग थे, उनको इनसे थ्रेट फेस करना पड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि ये उनको डरा रहे थे, धमका रहे थे कि हम लोग जो है इक्वालिटी चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, हम चाहते हैं जो इंफीरियर रैंक के लोग हैं उनको भी प्रॉपर प्लेस दी जाए, उनको भी उनके राइट्स दिए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी, और यहाँ पे एक करेक्टर है वेलुदा का। वेलुदा भी इस पार्टी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी का एक्सपोर्टर था। और वेलुदा कौन है, वेलुदा एक अनटचेबल है। अब हम स्टोरी में देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वेलुदा का करेक्टर है जो बहुत अच्छा करेक्टर दिखाया गया है। एक अनटचेबल है जो कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली एम्फेटिक है, विजिलेंट भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है, और बहुत ही केयरफुल वे में काम करता है। ये एक ऑनेस्ट एंड फेथफुल पर्सन है। लेकिन लेटर ऑन बेबी को चम्मा अपने मुफाद की खातिर, अपने जो मीन्स हैं उनकी खातिर क्या करेंगी, इसके ऊपर भी फेक एक्यूजेस कर देंगी, इसके ऊपर ब्लेम्स लगा देंगी, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो फेलूदा है ना, ये पिकल्स फैक्ट्री में ही काम करता है, चक्कू के लिए काम करता है, और जो ट्विंस हैं राहिल एंड एस्था, वो दोनों इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब होता क्या है, जो मार्गरेट थी, मार्गरेट की शादी जो से हुई थी। अब होता क्या है कि जो है इसकी एक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो जाती है। जब जो की डेथ हुई तो चक्कू मार्गरेट को चम्मा को M&M के अंदर इनवाइट करता है, क्योंकि कुछ छुट्टियां होती हैं तो वो उसको इनविटेशन देता है कि तुम M&M में आ जाओ। मार्गरेट को चम्मा वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है, और फिर उसके बाद वो M&M में आने की तैयारी करती है। यहाँ वो M&M में आने की तैयारी कर रही होती है, तो दूसरी तरफ एस्था, राहिल, अम्मू, चक्कू और बेबी को चम्मा, ये सब के सब इकट्ठे होके एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में कम्युनिस्ट मार्च चल रहा होता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी जो है वो फंस जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो फैमिली है ना, वो इकट्ठी होके द साउंड ऑफ म्यूजिक मूवी है वहां पे देखने के लिए जाती है। जहाँ पे एस्ता जो है वो मूवी देखने नहीं जाता, वो बाहर ही रुक जाता है, और जिस जिस जगह पे उसको उसकी फैमिली छोड़ के जाती है, वहाँ पे एक वेंडर यानी कि जो रेडी वाला होता है ना, वो थिएटर के बाहर होता है, ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन, वो एस्था को मोलेस्टेट करता है, ठीक है, उसको वो फिजिकली अब्यूज करता है। एस्था वहां से बहुत डर जाता है, जहाँ पे इस चीज का एस्था की लाइफ के ऊपर एक लॉन्गर इफेक्ट होता है, ठीक है, कि हाउ स्मॉल थिंग्स इफेक्ट एक्चुअली आर्टिकुलेट द नॉवल इंसिडेंट विद एस्था, स्मॉल थिंग बट इट इफेक्ट्स लाइफ, ठीक है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। और इस लेमन ड्रिंक ऑरेंज ड्रिंक मैन वाले इंसिडेंट के बाद एस्था ने जो चीज सीखी थी वो क्या होता है, कहता है कि एनीथिंग कैन बी प्रिपेयर्ड
सॉरी एनीथिंग कैन बी हैपन टू एनीवन। कोई भी चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है और इट इज़ बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, और इसलिए चाहिए कि आप हर लिहाज से हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। ये इस इंसिडेंट के बाद जो एस्था है वो कहता है, स्टेट करता है अपने इस राइटिंग के अंदर। अब एनी हाउ नेक्स्ट डे जो सोफ़ी है और मार्गरेट है वो भी विलेज में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो फैमिली है वो वापस एम में आ जाती है, इनको लेकर, यानी कि सोफ़ी को और मार्गरेट को लेके आ जाते हैं। अब थ्रू एंड थ्रू हम देखते हैं एस्था को ऑरेंज ड्रिंक मैन से ना बड़ी खौफ आ रहा होता है, फेयर फील कर रहा होता है। और ये और रहल जो है ना एक बोट फाइंड आउट करते हैं और उसके अंदर बैठ के उसको चलाते चलाते हिस्ट्री हाउस में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये एक अबंडन होम होता है एक इंग्लिश मैन का, जो कि नेटिव में जा चुका हुआ होता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट बता दूं अम्मू के बारे में। अम्मू जो है ना उसको वेलूदा पसंद आ जाता है और वेलूदा को अम्मू पसंद आ जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग पड़ते हैं। सारी सारी रात एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पे अम्मू और वेलूदा फोरबिडन लव। ठीक है, अम्मू जो है वो एक हायर क्लास से बिलोंग करती है, जबकि वेलूदा एक डाउन कास्ट है। ठीक है, और अम्मू ने फर्स्ट टाइम वहाँ पे वेलुदा के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेती है वहाँ, मतलब जो रिवर है उस पास, उसके पास। मतलब ये दोनों 2 वीक्स रेगुलरली मिलना शुरू कर देते हैं, अपने लव को जो एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे के सामने। और वेलुदा और ये अम्मू रिवर के पास मिलना भी शुरू कर देते हैं। दे हैव स्पेंड टाइम विद ईच अदर। अब विलिया पापन, भाई ये वेलुदा का फादर है। अब इसको जब वेलुदा का और अम्मू का पता लगता है तो ये मामा जी के सामने और बेबी को चम्मा के सामने कॉन्फेस कर लेता है कि इसका बेटे का जो रिलेशनशिप है अम्मू के साथ। मामा जी और बेबी को चम्मा एक्सप्लॉयट करते हैं विलिया पापन के ऊपर, इसके ऊपर पान की थूक फेंकती है बेबी को चम्मा, और वो अम्मू को एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन अम्मू को कमरे में बंद करने से पहले अम्मू के बारे में बताया गया कि वो अपने बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होती है, और एक दफ़ा वो एस्था को डांट देती है तो एस्था, राहिल और सोफी मोल घर से भाग जाते हैं। ठीक है, एक तरफ एस्था, राहिल, सोफी मोल घर से भागे हैं, दूसरी तरफ विलिया पापन आ गया। विलिया पापन ने जब बताया तो बेबी को चम्मा ने और मामाची ने अम्मू को कमरे में बंद कर दिया। अब अम्मू कमरे में बंद है। मेन मैनिपुलेटर यहाँ पे कौन है? बेबी को चम्मा। क्यों? वो बेलुदा को सख्त नापसंद करती है उसके लो कास्ट होने की बेस पे। अब हुआ क्या, ये जो तीनों बच्चे थे, सोफी मोल, एस्था, राहिल, कश्ती पे बैठे। कश्ती पे बैठ के इन्होंने हिस्ट्री हाउस की तरफ जाना शुरू कर दिया। लेकिन रास्ते में जो सोफी मोल है वो डूब जाती है, डूब के मर जाती है। अब जब सोफी मोल की डेथ हुई, यहाँ से मेन स्टोरी मजीद चल रही है। सोफी मोल की डेथ हो गई, ये दोनों ट्विंस जो है बहुत डरे हुए होते हैं और हिस्ट्री हाउस में जाके सो जाते हैं। इनको नहीं पता कि बेलुदा भी यहाँ पे ही है। ठीक है, अब दूसरी तरफ जी बेबी को चम्मा जाती हैं पुलिस के पास और वहां पे इल्जाम लगाती हैं बेलुदा के ऊपर। इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू यहाँ पे। ठीक है, इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू को कहती हैं कि बेलुदा जो है उसने अम्मू को रेप करने की कोशिश की है, और जो बच्चे हैं सोफी मोल और एस्ता और राहिल, उसने उनको किडनैप कर लिया है। अब 6 पुलिसमैन निकलते हैं, 6 पुलिसमैन निकल के जाके बेलुदा को ढूंढते हैं। उन्हें बेलुदा मिल जाता है और वो उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, राहिल और एस्था के बिल्कुल सामने ही। एस्था वो पर्सन था जो कि बहुत डरता था, और बेबी को चमन ने इसको डराया, इसको थ्रेट किया कि तुमने झूठ बोलना है, तुमने कहना है कि जो है ना वेलुदा उसने किडनैप किया था। एस्था ऐसे ही करता, डर जाता है। तो एस्था ने जब झूठ बोला, वेलुदा को जेल में लेके चले गए। अब वहां पे वेलुदा को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि मार मार के वेलुदा की डेथ हो गई। अब डेथ कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि एस्था ने जो चीज़ कही वो ये कही कि सोफी मोल जो है ना, सोफी मोल को मारने वाला वेलुदा है। ठीक है, ये इल्ज़ाम लगाया था क्योंकि बेबी को चम्मा ने जो धमकी दी थी वो ये दी थी कि अगर तुम चाहते हो कि अम्मू महफूज रहे, तुम पुलिस को कहो कि सोफी मोल को मारने वाला वेलुदा है। ठीक है, वरना अम्मू को मार दिया जाएगा। अब ये कहा था एस्था ने। ठीक है, किडनैपिंग के साथ साथ इसकी डेथ के बारे में भी कहा था।
अब जब पुलिस को पहले पता लगा कि जो वेलुदा है वो इनोसेंट है, तो उसने बेबी कोचम्मा को डराया था कि मैं तुम्हें जो है ना, तुम्हें मैं जेल में डाल दूंगा। लेकिन उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी और जो वेलुदा है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्टर था। अब अटैक मैथ्यू के ऊपर भी होना था, बेबी कोचम्मा के ऊपर भी होना था। लेकिन एनी हाउ इन्होंने जो वेलुदा उसको मार के उसका सफाया कर दिया वहां से। और दूसरी तरफ जो है, सोफी मॉल के फ्यूनरल के बाद बेबी कोचम्मा ने ना कन्विंस किया चक्कू को कि तुम अम्मू को घर से निकाल दो। ठीक है। अब अम्मू को घर से निकाला गया और उसे कहा गया कि ऐस्था को तुम उसके बाबा के पास भेज दो। और लिटरली देखते हैं हम लोग कि स्टोरी में अम्मू की भी डेथ हो गई। वहां पे वेलुदा भी मर गया, यहाँ पे अम्मू भी मर गई। एस्था को और राहल को सेपरेट कर दिया गया। राहल की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद वो अपनी स्टेबल लाइफ नहीं गुजार पाई, उसकी भी डाइवोर्स हो गई। और एस्था भी अराउंड अबाउट 31 ईयर, 31 साल का था आई थिंक। यस, इट्स 31 ईयर्स, यानी कि 23 ईयर्स की सेपरेशन के बाद 31 साल का था एस्था जब वो वापस आया। और जब राहल 11 साल की थी उस टाइम पे अम्मू की डेथ हो गई थी। ठीक है। और राहल की शादी एक अमेरिकन से हुई थी और वो बूस्टन में रहती थी, लेकिन वहां पे वो स्टेबल लाइफ नहीं गुजार पाई, तो उसकी भी डाइवोर्स हुई थी। उस डाइवोर्स के बाद वो एमएनएम में वापस आई थी जहाँ पे ऐसा ऑलरेडी मौजूद था। यानी 23 साल के बाद राहल और एस्था रीयूनाइट दोबारा इकट्ठे हुए थे। ठीक है। अब टाइम पीरियड है जी 1993 का। इस टाइम पीरियड पे राहल और एस्था यूनाइटेड हुए। मम्मा ची जो है उनकी भी डेथ हो गई थी। बेबी कोचम्मा और कोचो मारिया इनकी कुक थी घर की। ये दोनों अपना टाइम सारा दिन इकट्ठे स्पेंड करते थे, टीवी देखते रहते थे। ठीक है। और जो घर था वो सारा बिखर चुका हुआ था, हाउस फॉल्स अपार्ट, सारा कुछ बिखर चुका था घर के अंदर। वो घर पहले की तरह था ही नहीं। और जो हिस्ट्री हाउस था वो 5 स्टार होटल बन चुका हुआ था इस टाइम पीरियड पे। और राहेल एंड हिस्सा, ये दोनों जिन्होंने अब तक एक दूसरे से बात नहीं की थी, ये दोनों के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, ये दोनों इकट्ठा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। जो इनके नोटबुक्स थे, जो इनके ओल्ड ट्रिंकेट्स थे, ये उनको देखते हैं। ठीक है। और जो स्टोरी है उसकी जब एंडिंग होती है तो क्या होता है, दे बोथ स्पेंट देयर टाइम टुगेदर। ठीक है, दे हैव सेक्स। तो स्टोरी की एंडिंग फोरबिडन लव से होती है। यहाँ पे फोरबिडन लव एस्था एंड राहिल का था, अम्मू एंड बलूदा का था। और यहाँ पे दिखाया गया कि सोसाइटी के जो रूल्स चल रहे होते हैं, जो नॉर्म्स चल रहे होते हैं, उनसे बिल्कुल हट के यहाँ पे एक एक्ट कमिट किया गया। और फर्दर यहाँ पे जो हमने देखा थ्रू एंड थ्रू स्टोरी के अंदर, दैट इज मार्क्सिज्म, के लोअर क्लास जो है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है और अपर क्लास जो है वो इंजॉय कर रही है। हमने यहाँ पे फेमिनिज्म देखा, जैसे कि मार्क्सिज्म में देखा जाए अनटचेबल हमारे पास फेलूदा था, और वहाँ पे बेबी जो कोचम्मा है वो एक एलीट क्लास से बिलोंग कर रही थी, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। और हाँ, फेमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट से बात की जाए, पापा जी ने एक्सप्लॉइट किया मामा जी को, अम्मू को। और बेबी कोचम्मा ने एक्सप्लॉइट किया अम्मू को और मामा जी को भी। और फर्दर यहाँ पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी था, रिलीजन की बेस पे देखा जाए। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, दैट इज हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। ठीक है। कि ये सोसाइटी हमें बताएगी कि हु शुड बी लव्ड, किसे मोहब्बत करनी है, एंड हाउ, कैसे करनी है, एंड हाउ मच, और कितनी करनी है। ठीक है, ये लव लॉज हैं। ठीक है। जो कि एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, अरुंधति रॉय ने अपनी इस नॉवल में दी थी। इसमें फर्दर सेक्सुअल अब्यूज का थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और अम्मू के हस्बैंड ने फोर्स किया अम्मू को पुलिस ने, हाँ सच, जब अम्मू वेलुदा को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी, तो उस टाइम पे पुलिस ने उसकी ब्रेस्ट पे अपनी स्टिक से मारा, टैप टैप टैप, और कहता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो घर चला जाता। ठीक है। अब ये अम्मू बचाने कब गई थी, जब अम्मू को पता लगा कि वेलुदा को जेल में बंद कर दिया गया है। ठीक है। और वेलुदा को मारा जा रहा है, तो उस टाइम पे अम्मू उसको रेस्क्यू करने के लिए गई थी वेलुदा को। और तब पता लगा था वहां पे कि जो वेलुदा है वो इनोसेंट था, जिसपे मैथ्यू जो ऑफिसर था उसने बेबी कोचम्मा को कहा था कि तुम्हें मैं पकड़वा दूंगा, तुम्हें मैं पकड़ के तुम्हें मैं बंद कर दूंगा। तो बेबी कोचम्मा ने सप्रेस किया था, मार्जिनलाइज किया था एस्था को। ठीक है। तो एनी हाउ पुलिस ऑफिसर ने जो था सेक्सुअली अब्यूज किया अम्मू को, हस्बैंड ने उसको अब्यूज किया था, एस्था को यहाँ पे लेमन ड्रिक ऑरेंज मैन ने अब्यूज किया था। और फर्दर यहाँ पे बिट्रियल का थीम, जब हमने देखा बेबी कोचम्मा जो थी उसको लव अफेयर
और उसको वहाँ पे बिट्रेयल फेस करना पड़ा। फादर मॉलिगन ने उसको नहीं उसको सपोर्ट किया, अम्मू को उसके हस्बैंड ने बिट्रेड किया, एंड देन एस्था ने वेलुदा को बिट्रो किया, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक कंडीशन थी कि एस्था जो कि वेलुदा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसने ही वेलुदा के अगेंस्ट झूठ बोल के उसको फंसवा दिया। और फर्दर के एस्था और राहिल ब्रदर सिस्टर, क्यों दे इंसिस्ट, वाई, यहाँ पे उन्होंने साइकोलॉजिकल इंटीमेशन की बात की है, ठीक है, कि दे हैव साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और दैट इज वाई दे स्पेंड देयर टाइम टुगेदर। नैरेटिव की बात की जाए तो फोर शैडो है, फ्लैशबैक है, मेमोरी है और एंटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया गया। पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन है, हु इज टेलिंग द स्टोरी। इसमें जो चाइल्ड नरेटर का यूज़ किया गया, क्योंकि चाइल्ड इनोसेंट होता है और जो भी पर्सन इनोसेंट होता है उसकी नरेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, तो आप सिंपैथेटिक फील करते हो, चाइल्ड जो वो सच बोलते हैं, दैट इज़ वाई चाइल्ड नरेटर है। यानी कि दो नरेटर्स के अंदर एक तो मेजर नरेटर जो हमारा वो राहिल है और दूसरा अननोन नरेटर है, यानी कि थर्ड पर्सन नरेशन की गई है इसमें। तो यहाँ हमारा नोवेल हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको सारी स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।